कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म की शुरुआत होती है एक घर की गैलरी में वॉक करते हुए एक लड़की से। यहाँ कुछ फोटोग्राफ्स के बारे में पूछती है। उसके फादर इन पिक्चर्स के लोगों के बारे में ना सोचने को कहते हैं। इस लड़की का नाम रुथ है। जिन लोगों की पिक्चर्स वो देख रही है वो उसके मरे हुए भाइयों की तस्वीरें हैं। वो कहते हैं कि उसके भाई अभी भी जिंदा हैं। उसके फादर कहते हैं कि उसे इन सब को भुला देना चाहिए, वो सिर्फ उसकी कल्पनाओं में ज़िंदा है। वास्तविकता ये है कि सभी अब कभी इस दुनिया में लौट के नहीं आने वाले। इस लड़की के फादर का नाम टेड है। टेड अपनी वाइफ मेरियन के साथ यहाँ रहता है। ये कपल अपनी बेटी रुथ के साथ लॉन्ग आइलैंड में रहता है। टेड चिल्ड्रन बुक ऑथर है और साथ में आर्टिस्ट भी है। इनकी बेटी रुथ बहुत सवाल करती है। रुथ के सुपरविज़न के लिए इन्होंने एक नैनी रखी है, एलिस। घर की दीवारों पर इस कपल के टीनेज बेटों की तस्वीरें हैं जो अब मर चुके हैं। उन सब की मौत ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट में हुई थी। उसके बाद से मेरियन काफ़ी डिप्रेस रहने लगी। एक रिचुअल के तौर पर रोज़ रुथ इस गैलरी में इन तस्वीरों को देखती है। घर के बाहर बैठी मेरियन से टेड कहती है कि इस समर में इन्हें कुछ टाइम के लिए सेपरेट हो जाना चाहिए। मेरियन इतनी डिप्रेस्ड है कि वो हाँ या ना कोई भी जवाब नहीं देती। वो टेड को कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। मेरियन अपनी गमगीन दुनिया में डूबी हुई है। एक रात जब टेड सो रहा है तब रुथ आकर कहती है कि उसने कुछ आवाज़ें सुनी हैं। उसे वहम होता रहता है कि उसके भाई उसे पुकार रहे हैं। टेड रुथ को लेकर गैलरी में जाता है। यहाँ उसके भाइयों की तस्वीरें दिखाता है। बाद में उसे सुलाते हुए उसके भाइयों की कहानियाँ सुनाता है। रुथ को सुलाने के बाद टेड अपनी बुक को लिखने में मशगूल हो गया है। अगली सुबह शिप में मेरियन की मुलाकात एडी से हुई है। यहाँ इनकी बातों से हमें पता चलता है कि एडी को टेड ने हायर किया है अपने असिस्टेंट के तौर पर। टेड और मेरियन ऑल्टरनेटिवली बीच हाउस पर टाउन के रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं। यानी दोनों सेपरेशन के बाद अलग अलग घर में रहते हैं और डेली घर स्विच करते रहते हैं। एडी मेरियन से बताता है कि टेड ने उसे अपने ड्राइवर के तौर पर भी हायर किया है। टेड का ड्राइविंग लाइसेंस ड्रंकिंग ड्राइविंग के केस में जब्त हो चुका है। ऐसे में उसे एडी को हायर करना पड़ा। एडी यहाँ राइटिंग के गुण भी सीखेगा। एडी को टेड वाले घर में छोड़कर मेरियन यहाँ से चली जाती है। टेड यहाँ एडी की मुलाकात डॉक्टर लूमी से कराता है। एडी टेड से बताता है कि उसने टेड की कई बुक्स पढ़ी हैं। इनमें उसका फेवरेट है द डोर इन द फ्लोर। एडी बताता है कि उसे भी राइटिंग का शौक़ है, इसलिए वो टेड के असिस्टेंट के तौर पर काम करता हुआ सीखना चाहता है। यहाँ टेड बता देता है कि मेरियन से वो टेम्परेरीली सेपरेट हो रहा है। टाउन में उसने रेंट पर घर लिया है। फिलहाल मेरियन वहीं है, जबकि इस बीच हाउस में आज टेड है। ये दोनों आपस में घर स्विच करते रहेंगे। ऐसे में एडी को भी काफ़ी ट्रैवल करना पड़ेगा। यहाँ एलिस भी एडी के बारे में उससे पूछती है और रुथ को लिए यहाँ से चली जाती है। अगली सुबह हमें टेड का छुपा हुआ चरित्र देखने को मिला है। वो औरतों का शौकीन है। आज भी उसने एक वुमेन को बुलाया है। वो उसे निर्वस्त्र होने को कहता है। वो लेडी ऐसा करती भी है। टेड ड्रिंक करता हुआ उसे वासना भरी लोलुप निगाहों से देखता है। एडी भी छुप कर देखता है कि रुथ मिरर के सामने खुद से बातें कर रही है। जब एडी मूवी देखने गया है तब वो मेरियन को देखता है। थिएटर के बाहर दोनों आपस में पूछते हैं कि इन्हें ये मूवी कैसी लगी। मेरियन एडी को डिनर के लिए इनवाइट करती है। एडी इसके लिए हाँ कर देता है। अगले सुबह मेरियन जब बीच पर टहल रही है तब एडी छुप कर उसे देखता है। घर में उसके कपड़ों को देखता हुआ हस्तमैथुन करता है। मेरियन उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। वो उसे अपने पास बुलाकर कहती है कि उसकी उम्र में ये सब नॉर्मल है। मेरियन कहती है कि उसे इस बात की खुशी है कि कम से कम कोई तो उसके बारे में सोच रहा है। अब टेड और मेरियन ने स्केड्यूल चेंज कर लिया है। रात को रोज़ मेरियन बीच हाउस में सोने आती है, जबकि टेड अपनी रेंटेड टाउन वाले अपार्टमेंट में चला जाता है। एडी भी रात को बीच हाउस में ही सोता है। इस तरह अब मेरियन और एडी की मुलाकातें होती रहती हैं। इसके बाद दोनों डिनर पर जाते हैं। मेरियन एडी से कहती है कि एडी अपनी उम्र के हिसाब से बहुत सीरियस है। उसकी उम्र में बच्चे काफ़ी फ़न करते हैं। एडी कहता है कि वो फ़नी भी है। इसे साबित करने के लिए वो एक जोक भी सुनाता है। मेरियन को इस जोक पर हंसी नहीं आई। मेरियन ये जानने की कोशिश कर रही है कि कहीं एडी एलिस को तो पसंद नहीं करता। उसे पूछती है, तुम एलिस को डेट पर क्यों नहीं ले जाते? एडी कहता है, वो मेरे टाइप की नहीं है। मेरियन कहती है कि एलिस अच्छी नैनी भी नहीं है। मेरियन कहती है कि टेड अच्छा फादर है, पर मेरियन अपने बेटों को भुला नहीं पा रही। वो ऐसे में रुथ के साथ भी प्यार नहीं जता पाती। इन सब के बाद वो गैलरी में एडी को तस्वीरें दिखाती है। बाद में मेरियन एडी के बेडरूम में आती है। वो उसे पूछती है
क्या तुमने कभी किसी के साथ संभोग किया है? इसके बाद वो एडी को आकर्षित करने की कोशिश करती है। इसके बाद दोनों यहाँ निर्वस्त्र होते हैं। इस बिस्तर पर दोनों हम बिस्तर होते हैं। इन सब के बाद एडी कहता है कि अब वो कंप्लीटेड फील कर रहा है। मरियन उसे अपनी बेपनाह मोहब्बत देती है। अब दोनों सुबह के एक समय बीच पर वॉक के लिए निकलते हैं। टेड इस बात को नोटिस करता है, पर वो अपने राइटिंग के काम में इतना व्यस्त है कि उसे कुछ भी अंदेशा नहीं हो रहा। वो तो अपनी चिल्ड्रन बुक की लेखनी में मशगूल है। एक पार्टी के दौरान एडी इस बात को नोटिस करता है कि टेड यंग लड़कियों से काफ़ी अट्रैक्टेड होता है। वो उनसे बातें करने की कोशिश करता है। घर जाते हुए टेड एडी से कहता है, मैंने बहुत समय बाद मरियन के चेहरे पर मुस्कान देखी है। अब एडी और मरियन का अफेयर शुरू हो गया है। दोनों अक्सर इस घर में सहवास करते हैं। इन सब में एडी टेड को भी असिस्टेंट के तौर पर मदद करता रहता है। टेड और एडी साथ में टेनिस भी खेलते हैं। एडी यहाँ टेड से बुरी तरह हार जाता है। एक रात रुथ उठती है, तब वो बेड पर देखती है कि मरियन और एडी साथ में सहवास कर रहे हैं। रुथ डर के मारे चिल्लाती है। मरियन रुथ को अपने बेड पर जाने को कहती है। रुथ डरी हुई अपने कमरे में चली जाती है। एक दिन ड्राइव करते हुए एडी टेड को उसके बीच हाउस पर ले जा रहे हैं। टेड कहता है कि वो किसी औरत से कोई बच्चा पैदा नहीं करेगा। ऐसे में रुथ की लाइफ में और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वो वैसे भी ट्रॉमा में है। एक दिन एडी जब मरियन के साथ हम बिस्तर हो रहा है, तब वो उसे पूछता है, तुम टेड को छोड़ क्यों नहीं देती? मरियन कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। टेड उसे अच्छी तरह समझता है। अब दोनों साथ में रेस्टोरेंट भी जाते हैं, लंच करते हैं। मरियन अपनी फीलिंग्स शेयर करती है कि लाइफ में वो किन किन ट्रॉमा से गुजरी है। इन सब के दौरान टेड एवलिन की पेंटिंग बनाने में व्यस्त है। एक दिन एडी मरियन से उस एक्सीडेंट के बारे में पूछता है जिसमें उसने अपने बच्चों को खो दिया था। मरियन इस सवाल को सुनते ही अपने गमों से भरी दुनिया में वापस लौटी है। एडी अब रुथ के साथ भी काफ़ी घुलने मिलने लगा है। उसे गोद में उठाकर उसके भाइयों की तस्वीरें दिखाता है, उसे कंसोल करने की कोशिश करता है। बीच पर दोनों साथ में खेलते भी हैं। अगली सुबह रुथ ने तस्वीर के टूटे हुए कांच से अपनी फिंगर को काट लिया है। मरियन उसे डॉक्टर के पास लाई है। इन सब की जिम्मेदारी एडी अपने ऊपर लेता हुआ टेड से कहता है कि इन सब में उसकी गलती है। टेड कहता है कि मरियन अपने बेटों के साथ तो बड़ी अच्छी माँ थी, पर रुथ के साथ उसका बिहेवियर बहुत ही ख़राब था और वो आज भी चल रहा है। वो मरियन को रुथ के फिंगर कटने का दोषी ठहराता है। एक दिन बीच पर बैठे मरियन एडी से कहती है कि अब वो टेड से अलग होना चाहती है। एडी पूछता है कि अब ये सब क्यों? मरियन कहती है कि उसने बहुत लंबे समय तक इस रिलेशनशिप को खींचा है, पर अब वो इसे ख़त्म करना चाहती है। इधर टेड एवलिन की स्केचेस एडी के हाथों एवलिन के यहाँ भिजवाता है। एवलिन इसे देखकर काफ़ी ऑफेंडेड फील करती है और यहाँ एडी पर गुस्सा उतारती है। एडी जब टेड को ड्राइव करता हुआ ले जा रहा है, तब वो बताता है कि किस तरह अपनी लिखाई से रीडर्स को बांधा जाता है। वो कहता है कि लिखाई में पेन, बिट्रेल सब कुछ फिक्शनल होता है, पर वो इस तरह होता है कि ऑडियंस अपने आप को उससे कनेक्टेड फील करती है। अब मरियन ने रुथ और टेड को छोड़ने का फैसला कर लिया है। वो कहती है, मैं रुथ के लिए अच्छी माँ नहीं हूँ, ऐसे में मैं अब उसके साथ नहीं रह सकती। इधर टेड जब एवलिन से मिलने पहुँचा है, तब एवलिन उसे मारने को दौड़ती है। टेड भागता है। एवलिन कार से उसका पीछा करती है। टेड भागता हुआ बीच पर पहुँचा है। एवलिन यहाँ भी उसे दौड़ा रही है। रुथ के जख्म को ठीक कराने के लिए अब एडी रुथ को डॉक्टर के पास ले जाता है। अपनी स्केचेस बनाने के लिए टेड ने 3 और यंग लड़कियों को बुलाया है। वो उन्हें बताता है कि वो उनकी सबसे बेहतरीन स्केच बनाने वाला है। तीनों लड़कियां टेड की बातों से इम्प्रेस हुई हैं। टेड इन लड़कियों को अपने घर लाता है। मरियन इस समय यहाँ से निकल रही है। उसे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि टेड किसके साथ क्या करता है। रुथ का ख्याल रखने की जिम्मेदारी अब एडी की है। अब जब मरियन टेड से सेपरेट हो चुकी है, तब वो अपने बेटों की सारी तस्वीरें ले गई है। सिर्फ उस तस्वीर को छोड़ा है जिसे रुथ ने तोड़ दिया था। एडी इस पिक्चर को संभाल के रखता है ताकि रुथ के पास कम से कम अपने भाइयों की एक याद तो रहे। इन सब बातों को जानकर टेड बड़ा अपसेट हुआ है। वो एडी के सामने अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। वो कहता है कि मरियन को सारी तस्वीरें नहीं ले जानी चाहिए थी। अब वो रुथ को कैसे बहलाएगा? एडी कहता है कि उसने मरियन से नेगेटिव्स ले लिए हैं, वो इनकी तस्वीरें डेवलप कर लेगा। रुथ के पास फिर से अपने भाइयों की यादें होंगी। यहाँ टेड एक्सीडेंट वाली कहानी सुनाता है। वो कहता है कि उस समय मरियन काफ़ी ड्रंक थी। टेड उस समय वहाँ स्नो को हटा नहीं पाया। एलिस टेड से अपसेट होते हुए कहती है कि रुथ बार बार अपनी माँ के बारे में पूछ रही है, वो कैसे रुथ को संभाले। इधर अगली सुबह टेड फिर से एडी को एक्सीडेंट वाली बात बताता है। वो काफ़ी भावुक हो जाता है।
टेड कहता है कि उस समय ठंड इतनी ज़्यादा थी कि वो मूव नहीं कर पाया, बर्फ़ को हटा नहीं पाया और वो एक्सीडेंट हो गया। एडी कहता है किस तरह की माँ भला अपनी बेटी को यूं छोड़कर चली जाती है। अंत में टेड एडी की छुट्टी कर देता है क्योंकि अब समर्स ख़त्म हो गए हैं और इनका करार भी। अब टेड अक्सर अकेले में अपना टाइम स्पेंड करता है, अकेले ही टेनिस खेलता रहता है। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।